नंबर तक हो गए थे। मेन सवाल तो वही है जो 1 2 3 4 गया, प्रश्न तो वहां से आना है, लसा या मासा ज्ञात कीजिए, भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 3 चीजें दे देगा और 1 चीज पूछेगा। वो जो सूत्र था ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणा मासा, आता वहीं से है, पर ये 3 सवाल एक्स्ट्रा है, कर तो लेते हैं, ठीक है, आएगा नहीं पर करते हैं, ठीक। पेपर के लिए ज्यादातर तैयारी किसकी करनी है? उन 4 सवालों की, ठीक है। इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक आध बार पढ़ लिया कीजिए, ऐसा नहीं है इस पे ज्यादा ध्यान आपको देना नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की संख्या है, तो n का मतलब यहाँ 1 2 3 है, मतलब आप n की जगह क्या रख सकते हो? 1 से अनंत तक कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। के लिए संख्या 6 की घात कितने आए? n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ये बोल रहा है कि 6 की घात n है ना, उसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, 200 आ जाए, 210 आ जाए, 310 आ जाए, पर लास्ट अंक क्या आना चाहिए? वो ये बोल रहा है संख्या 6 की घात 0 पर समाप्त होती है, मतलब समाप्त होती है, तो समाप्त तो कब होती है? लास्ट में तो समाप्त होती है, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो देखो इसे नॉर्मल सोच सकते हैं अपन, 6 की घात 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 6 की घात 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 36। 6 की घात 2 का मतलब 6 को 2 बार गुणा करना है ना, तो 36। 6 की घात 3 लिखेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ऐसे अगर तुम खां तक भी लिख लो अनंत तक, पर लास्ट संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। तो वो यही पूछ रहा था कि जांच कीजिए क्या ये 0 पर समाप्त होगी। अब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, तो बताओ उसमें किसका भाग जाता है? 2 का और 5 का, 10 का। मतलब अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड किस रूप में आएंगे? 2 गुणा 5। भाई या तो 2 का भाग जाएगा, या 5 का जाएगा, या 10 का जाएगा, तो तीनों आ गए ना 2 गुणा 5 में, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 गुणा 5 का मतलब 5 2 10। तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुणा 5, जबकि यहां ऐसा नहीं है। ये तो मैंने केवल समझाया आपको, सवाल ऐसे करना ही नहीं है, जैसे किया ना अभी वैसे सवाल करना ही नहीं है, ये केवल समझाया मैंने नॉर्मल। अगर मैं 6 की घात 1 लगाऊं 2 लगाऊं, भाई प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है ना, 6 की घात n का जगह 1 2 3 रखना है अपने को। उसने बोला n क्या है? प्राकृत संख्या, तो उसकी जगह 1 2 3 रखना है, पर ऐसे कहां तक रख सकते हैं अपन? अनंत तक है ना संख्या, तो पता थोड़ी लगेगा। हालांकि पता लग गया 1 2 3 रखा तो 6 आया बार बार, तो थोड़ा पता तो लग गया अपने को, कुछ नहीं आएगा। पर फिर भी लिखना कैसे है कि 6 की घात n जो है, अगर इसके गुणनखंड करूं मैं, तो इसके गुणनखंड क्या 2 गुणा 3 होंगे? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? अरे ऐसे गुणनखंड करते हो ना, 6 में किसका भाग जाएगा? और 3 में तो 2 गुणा 3 होंगे, नहीं होंगे? और इसकी घात कितनी लग रही है? n, तो यहां भी n लग जाएगी, इसकी घात n तो लग गई। क्या इसमें 2 गुणा 5 आया क्या? अब इसको 6 को कितनी बार गुणा करो, जैसे आप यहां लिख दोगे n बराबर 2, तो यहां 2 आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मतलब 2 भी 2 बार आ जाएगा, 3 भी 2 बार आ जाएगा। यहां आपने 10 घात लगा दी, 6 की घात कितनी लगा दी? तो यहां भी क्या हो जाएगा? यहां भी 10 घात लग जाएगी, 2 भी 10 बार आ जाएगा, 3 भी 10 बार आ जाएगा। पर 2 गुणा 5 मिलेगा क्या कभी भी? 2 गुणा 5 मिले बगैर इसका अंक 0 हो नहीं सकता। लास्ट अंक अगर 0 लाना है तो उसके गुणनखंड में क्या मिलना चाहिए? 2 गुणा 5, क्योंकि 2 का भाग जाता है या 5 का जाता है, या 5 2 10, तीनों आ रहे हैं ना इसमें। तो यहां लिख देंगे 6 की घात n में 2 गुणा 5 गुणनखंड उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कभी 0 पर जाए।
समाप्त नहीं होगी। भाई जीरो प्रथम अंक से पढ़ना, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या इनके लिए 6 की घात अंक 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होती है, ये नहीं बोला उसने कि आंसर 0 आना चाहिए। 0 पर समाप्त होते मतलब कि लास्ट अंक 0 आना चाहिए बस। अगर उसकी घात को हल करें अपन तो लास्ट अंक कितना आना चाहिए? 0। अब 0 जब भी आ सकता है लास्ट अंक जब 2 गुणा 5 मिले। 2 गुणा 5 मिलेगा तो 5 गुणा 10 हो जाएगा ना। भाई 2 और 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 मिल जाए, दोनों मिलने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0 लास्ट अंक मिल जाएगा। पर यहां इसमें बार बार कितनी भी घात लगा लो 2 की गुणा 3 ही मिलेगा, 5 आएगा ही नहीं। तो 5 नहीं आएगा तो 0 पर कभी समाप्त होगी ही नहीं। तो आंसर सिर्फ इतना है कि ये लिखा और ये लिखा, ये लाइन, ये 2 लाइन ही आंसर है। तो सवाल तो सीधा है पर आता नहीं है। मैं वो तो मैंने इसलिए बताया किसी को कंफ्यूज हो जाए कि 6 की जगह 2 गुणा 3 क्यों लिखा, तो भाई गुणनखंड लिख दिया मैंने, ताकि आपको पता रहेगा भाई 6 की जगह 2 गुणा 3 इसलिए आया क्योंकि मैंने उसको गुणनखंड करके देखा है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। पर इन सवालों पे लिख ले। देखो छठे सवाल में क्या किए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। सबसे पहली बात, 2 तरह की संख्या होती है, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य कौन होते हैं? जिसमें किसी का भाग, और भाज्य कौन होते हैं? जिसमें किसी किसी का भाग चल जाए, मतलब ये 1300 इनके अलावा और का देना है। तो इनमें आप अगर ये दिखा दो कि इसमें किसी का भाग जा रहा है, इसमें भी ये दिखा दो कि इसमें भी किसी का भाग जा रहा है, जिसमें बोल देंगे भाज्य है। ठीक है, और कुछ भी थोड़ी करना है, बस ये बताना कि इसमें भाग जा रहा है। भाज्य का मतलब यही तो है कि भाग नहीं जाना चाहिए। जब भाज्य तो जब हो गया जब भाग नहीं जाएगा। तो देखो ये पहली संख्या है अपनी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये सब आपने 9th में पढ़ा होगा कि मैं अगर एक ही संख्या 2 जगह आ रही है तो कॉमन लेता हूं। तो बताओ यहाँ 13 13 2 जगह है कि नहीं है? तो इसको क्या ले लेंगे? इसको कॉमन ले लिया, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, यही बचेगा। अब इस संख्या में अगर 13 का भाग देंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई 13 का भाग दूंगा तो 13 से 13 कट गया, और ये आंसर आया कि नहीं आया? ये कुछ भी आ रहा हो आंसर से थोड़ी मतलब है। उसने ये थोड़ी बोला कि 13 का भाग देकर बताओ और आंसर क्या आएगा। उसने ये बोला कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें अगर मैं 13 कॉमन ले लिया, 13 का भाग दे रहा हूं तो ये 11 7 77 78 आंसर आ रहा नहीं आ रहा? जा रहा है ना 13 का भाग, इसलिए एक ऐसी संख्या है भाज्य। बस इतना ही है इसमें। देखो अपने को संख्या दे रखी थी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। किया क्या कि मुझे भाग देना है। भाग देना है तो या तो इसको सबको गुणा करो और 13 जोड़ो पहले, फिर बता दो कि इसमें इसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का, किसी न किसी का जा ही रहा होगा। तो फिर ऐसे बता सकते हो, एक तरीका तो वो है। पर ऐसे अगर सेम टू सेम संख्या 2 जगह दिख रही है तो उसको बाहर ले लो ना, जैसे पता लग जाता है कि इसका भाग जाएगा। क्योंकि इसमें भी 13 का भाग जाएगा और इसमें भी 13 का भाग जाएगा। इसमें देखो 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, और इसमें 13 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां लिख देंगे अपन 13 कॉमन ले लेंगे, 7 गुणा 11 प्लस 13। यहां पे ये क्या आएगा? देखो 13 का भाग दिया तो इसमें तो नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें गया ना। ये तो तीनों एक संख्या है, कैसे गुणा? भाई 2 गुणा 4 ये 8 है, तो ये एक ही तो संख्या है ना, दोनों मिलकर 8 है। जैसे ये भी तीनों तो एक संख्या है और ये अकेली अलग है, ये प्लस में है क्योंकि इसको जोड़ेंगे जब ये एक होगी। ठीक है, अब मैं 13 का भाग दे रहा हूं। कॉमन लेने का मतलब भाग देना ही होता है कि मैंने 13 का भाग दिया तो यहाँ तो 13 में गया ना, तो 13 से 1300 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 11। और यहाँ 13 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ इसलिए मैंने क्या लिख दिया? अब आ गया। और किसी को दिक्कत है? समझने में दिक्कत है क्या? तो यहाँ नीचे क्या लिख सकता हूं मैं? इसमें 13 का भाग जा रहा है इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आ गया समझ में अब तो? अब इसमें, अब इसका तो पता लग गया होगा इसमें किसका जा रहा है। हाँ,
5 का, क्योंकि आपको तो यही तो देखना था कि दोनों जगह क्या मिल रहा है, इधर प्लस में 5 है तो इधर 5 है कि नहीं है, 5 है, इसका मतलब 5 का ले लूंगा मैं बाहर और उसमें भाग दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा ना, बाकी बचा जो आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। आएंगे नहीं, बस समझा रहा हूं मैं तो, ऐसा नहीं है कि ये सवाल पेपर में मिलेंगे, पर भाई बता तो दें आपको कम से कम। अब यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 1, मैं 5 कॉमन लिया, इसका मतलब 5 का भाग दिया, तो इसमें से 5 में 5 का भाग नहीं दे तो कट गया, और यहाँ 5 में 5 का भाग एक बार। अब ये मत सोचा करो क्योंकि यहाँ भी तो वहां एक बार गया तो यहाँ भी तो एक बार ही, अरे यहाँ भी एक बार ही गया है बात तो, पर यहाँ गुणा है ना, तो गुणा में एक और लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। तो इस यहाँ भी क्या लिख देंगे, इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग। अब मान लो ऐसा सवाल अब असद में आ जाए, अब पूछे निम्न ये संख्या है, नीचे दे दे भाज्य अभाज्य, ऑप्शन में क्या हो भाज्य अभाज्य और इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी ऐसे ऑप्शन हो, तो आपको केवल ये देखना है कि प्लस के बाद जो लिख रहा है वो क्या गुणा में भी है क्या, अगर सेम टू सेम दो संख्या मिल रही है इसका मतलब भाग जाएगा, चेक वेक कुछ नहीं करना, बस हाँ भाज्य है। और सेम टू सेम संख्या नहीं मिलती तो फिर का तो गुणा करके देखते पहले, फिर जोड़ के देखते, फिर भाग के नियम लगा लेते, अपने पास 11 तक के नियम है ना, उससे पता लग जाता, या फिर गुणनखंड करके देख लो, कैसे भी पता लगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3, इसका मतलब 6 में किस किस का भाग जाता है 2 का और 3 का। गुणनखंड कोई अलग चीज नहीं है, गुणनखंड से अपने को ये पता लगता है कि इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, कितना भारी दिख रहा है, और आता जाता कुछ नहीं है इसको, ट्यूशन को मुझे तो आता है, एक ट्यूशन को कुछ नहीं आता क्योंकि पेपर में ही नहीं आता, काम बिना काम का इतना बड़ा ट्यूशन। हाँ, और गलती से पेपर में आ जाए तो रात और यार इतना बड़ा प्रश्न जाने क्या पूछ दे, और कितना सीधा है देखो। भी किसी खेल के मैदान में, खेल का मैदान कैसा होता है बेटा, उसने बोल रखा है वर्ताकार, जरूरी नहीं है वर्ताकार ही हो खेल का मैदान, खेल का मैदान तो आयत जैसा भी हो सकता है, वर्ग जैसा भी हो सकता है, और उसने बोला है कि वर्ताकार है। अब व्रत कैसा होता है, घोड़े जैसा ही होता है व्रत, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं दे रहा। अब देखो ये बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान में जो वर्ताकार है, ऐसा गोल है, मतलब वर्ताकार का मतलब गोल है, ठीक है, उसमें एक 2 छोरियां चक्कर लगा रही है, नहीं 2 छोरियां कोई नहीं, एक छोरो तो साइन, ये एक तो सोनिया, छोरी का नाम है सोनिया और छोरा को नाम है क्या नाम है रवि। 2 लड़की, एक लड़की एक लड़का घूम रहा है, सुबह सुबह ऐसे घूम रहे हैं। अब छोरियां तो जल्दी थक जाओगे ना, तो छोरी को चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लग रहा है बेचारी को, लड़की को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट, कितना टाइम लग रहा है, वो एक चक्कर जब मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रही है वो, ठीक है, तो यहां से वापस यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है 18, और छोरो 12, छोरो तो थोड़ी आगे खड़े भाई सोते थे जिग लेके 12 ला रहे बेगू भाग लो, ठीक है, तो वो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि वह दोनों एक ही समय पर, एक ही समय का मतलब जैसे 7:30 बजे, तो दोनों 7:30 बजे यहाँ खड़े हैं फिक्स, ठीक है, फिक्स यहाँ खड़े हैं दोनों, और फिर उसी एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं दोनों, जैसे वो यहाँ 15 अगस्त पे करवाते हैं ना, तो मान लो 1 2 3 फिर एक साथ भागो सब, ठीक, वैसे ही दोनों एक साथ भागना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः वापस इसी स्थान पर मिलेंगे, वो ये बोल रहा है, जहां से भागना स्टार्ट किया था ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक का मतलब जहां से स्टार्ट किया था, मतलब दोनों यहां से भागे, लड़का तो 18 मिनट, लड़की 18 मिनट में आ गई, लड़का 12 मिनट में, तो बोला कि वापस यहीं मिलने चाहिए, उन दोनों को कहां मिलना चाहिए, यहां मिलना चाहिए वापस, वैसे रास्ते में भी मिलेंगे, वह मान लो ऐसे भाग रहे हैं, सुनो, अरे यार सुनो, वो दोनों भाग रहे हैं, अब यहां से लड़का लड़की दोनों चले, लड़की यार लड़को तो यो आगे खड़ी हो, यो यहाँ खड़ी हो, अब लड़की अभी तक बेचारी यहां तक पहुंची, फिर लड़का वापस आएगा, फिर लड़की पीछे पीछे आ रही है,
तो बीच में वापस फिर क्रॉस करेगा ये लड़का उसको, पर बीच में करेगा क्रॉस, जब भी तो आगे निकलेगा वापस, बीच में क्रॉस तो करेगा पर वापस इसी जगह मिलेगा कब, ये पूछा है। तो सोचो, हाँ सोचो थोड़ी देर, देखना 18 मिनट में आ रही है ना लड़कियां, तो पहली बार गई लड़की कब आई 18 मिनट बाद, और लड़का कब आया 12 मिनट बाद, मिले नहीं ना भाई, एक ही टाइम पर कहां मिले, एक ही टाइम पर थोड़ी पहुंचे। अब 6 मिनट में तो लड़की तो पीछे रहेगी ना, पीछे मिनट, फिर अगली बार फिर चले, लड़की कितनी देर में आई 36 मिनट में, भाई 18 तो पहले के लगे, फिर दूसरा चक्कर लगाने में लड़की को कितने लगे 18 मिनट फिर लगे लड़की को बेचारी को, तो दूसरी बार 36 मिनट में लड़की वापस यहां आ गई। अब लड़का चला, ये तो 24 मिनट में आ गया भाई साहब, कितनी देर में आ गया 24 में आ जाएगा ना, क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो दूसरा चक्कर में 12, पर लड़का फिर दौड़ा, और फिर दौड़ा तो कितनी मिनट में वापस आएगा लड़का, तो लड़के के तो जब 3 चक्कर हो जाएंगे, लड़की का दूसरा चक्कर होगा जब वापस यहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो, ये आंसर पूछा कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। आया समझ में भाई, वो भाग रही, लड़का भाग रहा था 18 मिनट में यहां पहुंचा, लड़की 18 मिनट में पहुंची, लड़का 12 मिनट में पहुंचा, पर जब लड़का पहले पहुंचा 12 मिनट में, जब तो लड़की यहां कहीं होगी बेचारी, वो भाग रही थी, फिर 18 में गई ना वो, तो जब तक लड़का यहां पहुंच गया तो मिले तो नहीं ना वो दोनों। फिर दूसरी बार लड़की फिर चली, ये 36 मिनट में यहां पहुंची, और लड़का तो 24 मिनट में पहुंच गया, तो सेम समय पर तो फिर भी नहीं मिलेंगे वो, लड़की तो 24 मिनट में यहां तक पहुंचेगी, 24 मिनट में यहां होगी बेचारी, पर लड़का तो फिर भाग रहा था, लड़की यहां से यहां पहुंची, जितने लड़का ने एक और चक्कर पूरा कर लिया, भाई 36 मिनट में 3 चक्कर हो गए लड़के के, तो अब लड़की के कितने हुए 2, तो 36 मिनट में दोनों वापस यहां आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर वापस दौड़ेंगे तो फिर वापस मिलेंगे एक बार, और आकर नहीं दौड़ रहा हो कहां पर, तो 72 मिनट बाद फिर मिलेंगे वो, 108 मिनट बाद फिर मिलेंगे वो, ठीक है। तो आया समझ में? तो अब करना कैसे है सवाल, वो देखो, ये तो केवल समझाने के लिए है कि ऐसे मिल गए वो वापस। अब करना कैसे है, ऐसा अगर सवाल आ जाए कि ये और आयर वापस कब मिलेंगे वह, तो ल से ले लो, क्या ले लो, अरे ल से लेंगे जब भी, तो इस प्रश्नावली का सवाल है, भली बात है, ये सोच लो, इस प्रश्नावली में ल से ही तो है, तो इस प्रश्नावली का सवाल है तो ल से लेना ही है, तो इन दोनों का क्या ले लो, ल से, 18 का और 12 का, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, और इसमें 3 का भाग, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, और 3 का भाग। अपने को 2 गुणनखंड मिल गए, 12 का गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 का गुणनखंड क्या मिला, वेरी गुड। अब मेरे को लिखाना क्या है, एलसीएम। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार है वो लेने, तो देखो 2 सबसे ज्यादा बार हैं 2 बार, तो 2 ले लिए 2 बार, 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ है 2 बार, तो 3 2 बार ले लिया। अब इसको गुणा करो तो 2 दुआ 4 तिया 12 तिया, तो कितने बाद मिनट बाद मिलेंगे वह। अब ये से साधारण भी सोच सकते थे ना आप, ये से 18 मिनट फिर दूसरा चक्कर, तो एक तरह से 18 का 12 का पहाड़ा बोलते जाओ, जहां दोनों में सेम जगह आएगी वही तो है ना, तो सेम पहाड़ा बोल के लसा ही तो लेते थे, ऐसे भी वही है लसा लेना था बस, ठीक है। तीनों सवाल सीधे है नहीं, देखो एक में तो बोला 6 की घात है, तो हमने देख लिया कि उसमें 2 और 5 का गुणनखंड मिल ही नहीं रहा, तो 0 कैसे होगा। दूसरा सवाल था कि भाज्य है या अभाज्य, तो दोनों में एक एक चीज कॉमन आ रही थी, तो उसका भाग जा रहा था, एक में 13 का एक में 5 का, तो वो भाज्य हो गई। इसमें सीधी सी बात है कि दौड़ रहे हैं तो वापस कब मिलेंगे, लसे लेते हैं, आंसर आ गया 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। एक बार क्या हुआ, गणित के मार साहब घूमने गए, कहां गए, घूमने गए। अब वो जैसे ही ट्रेन में से उतरे, उनका स्टूडेंट वहां मिल गया भाई साहब, वहां ने कह रहा बबलिया तू का, गुरुजी था, करे यार मैं घूमने आया हूँ, ये पता है यहाँ जाना है मुझे, तू यहीं रहता है इतने दिनों से, तो वो वहां काम करता था बेचारा स्टेशन पे, तो कह यार ये बता दे कहाँ जाएगा। कहाँ सर, अभी बताया, ऐसा करो आप सर, यहाँ से 5 मीटर इधर चलना, सीधे एकदम सीधे चलना, फिर वहां से आप 90 डिग्री के कोण पे घूम जाना, और 90 डिग्री के कोण पे घूमते ही आप 3 मीटर और चलना, और 3 मीटर चलते हैं, फिर उसके बाद एक गली आएगी,
वहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेना, और कर्ण का मान निकलते ही इतनी दूरी पर वो करे मार साहब कंफ्यूज। उन्हें क्या करता है ना, यही तो डायग्राम में भी हमारा किसी समझ में आया होगा। मसू भी तो शायद कह देता है ठीक घूम रहे, ठीक घूम 70 90 डिग्री वो कोण बना